अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो CPCV क्या रहता है एग्जैक्टली आपको समझा देगी। पिछले चैप्टर में भी आप थोड़ा पढ़ चुके हैं। पवित्रा, बस कैसे पढ़ेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये पूरे बल्क के लिए है, 1 kg के लिए नहीं है, पूरे बल्क के लिए है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड, चेंज ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट ट्रांसफर डिवाइडेड पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, इस कैपिटल एस की यूनिट कौन बता सकता है मेरे को? जूल्स पर केल्विन। इसकी नहीं है ना, ये कैपिटल एस है, आप स्मॉल एस की बता रहे हो। अब आगे पढ़ो। बस ये स्टेटमेंट में एक बहुत भारी चीज बोली है जो हम लोग जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, जो हम लोग जनरली कंसिडर नहीं करते हैं। देखो, हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया था MCQ शीट में से, उसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट इतना बोला था। इसका टेम्परेचर दिया था क्या कि ये किस टेम्परेचर पे है स्पेसिफिक हीट? नहीं, पर यहां पे बोला है हमको कि इट कुड, स्पेसिफिक हीट कुड ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। मतलब किस टेम्परेचर पे आपको स्पेसिफिक हीट चाहिए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए तो अलग होगी, 35 पे चाहिए तो अलग होगी, 40 पे चाहिए तो अलग होगी। बट उस वेरिएशन को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं क्या? नहीं। कैलकुलेशन में ले रहे हैं क्या वेरिएशन को? नहीं, हम लोग सिर्फ मास प्रोपोर्शनलिटी को ले रहे हैं। आगे लेंगे मास प्रोपोर्शनलिटी को। आगे पढ़िए। ठीक है, तो ऊपर जो डिफाइन किया था वो सिर्फ हीट कैपेसिटी थी, वो स्पेसिफिक नहीं था। स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास। तो फॉर्मूला सबको क्लियर है, ये 12.5, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल्स पर केल्विन पर केजी या जूल्स पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब अगर मैं S को मास से, कैपिटल S को, हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड करने की जगह म्यू से डिवाइड करूं, तो मेरा निकल के आता है C, जिसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसकी या यूनिट क्या हो जाएगी? जूल्स पर मोल पर केल्विन। केजी पर केजी की जगह पर मोल आ गया। ये क्यों यूज करते हैं हम? ये मास से डिवाइड करने की जगह मोल से डिवाइड क्यों करा बनांश? ये 3 बार डिस्कस हुआ है, कौन बताएगा? बहुत बारीक सा कॉन्सेप्ट है, बाकी 3 बार क्लास में डिस्कस हुआ है, कौन बताएगा? मैं मार्क्स देने वाला था। सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, है ना?
गैसेस के लिए हम लोगों ने शुरुआती स्टेटमेंट पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि लो प्रेशर पे जब गैसेस को यूज करते हैं तो वो गैस कौन सी यूज कर रहे हो, मास कौन सा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान है, पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, शुरू के पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि गैस थर्मोमीटर बेटर क्यों है लिक्विड थर्मोमीटर से, क्योंकि वो सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट होते हैं। सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट मतलब उसके इंटर पार्टिकल फोर्स और उसकी डेंसिटी के इंडिपेंडेंट। पर वो कब होंगे, जब आपकी गैस आइडल होगी, तो वहां पे पर केजी की बात भूल जाते हैं और पर मोल की बात करते हैं। आपको फिजिकल क्वांटिटी में एक यूनिट पढ़ाई जाती थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वहां पे एग्जाम्पल देना इम्पॉसिबल था, तो मैं बताता था कि बच्चे गिन लो, कितने बच्चे हैं, कितने फल लगे हैं पेड़ पे, कितनी पत्तियां हैं पेड़ पे, या मॉलिक्यूल्स गिन लो। तो मॉलिक्यूल्स गिनने की जरूरत पड़ेगी क्यों, यहां के लिए। वहां पे मैं बताता था कि मोल कॉन्सेप्ट में उसकी जरूरत है। एक्चुअल में इस तरह के कॉन्सेप्ट में उसकी जरूरत है जब मास से इंडिपेंडेंट है कोई क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी मास से इंडिपेंडेंट है यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी मास से इंडिपेंडेंट है, स्पेसिफिक हीट, या उसको पर्टिकुलर बोल दिया मोलर स्पेसिफिक हीट। बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत नॉर्मल बात है, भूल जाते हो। आता है ना, तो हमने मास को स्मॉल एस प्रोपोर्शनल नहीं है मास से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, ये मैथमेटिक्स के लेवल पे सोच रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आई अप्रिशिएट। स्पेसिफिक हीट नहीं है प्रोपोर्शनल मास से। स्पेसिफिक हीट है क्या प्रोपोर्शनल मास से? हीट कैपेसिटी प्रोपोर्शनल है मास से। तो हीट कैपेसिटी को जब आप इधर देखो, हीट कैपेसिटी, पूरी हीट कैपेसिटी को आप जब डिफाइन करोगे तो करोगे मास इनटू स्पेसिफिक हीट, हो गई प्रोपोर्शनल। अब वो उल्टा प्रोसेस से आ रहे थे इसलिए डिवाइड करा। इसका क्वेश्चन किस किस को समझ में आया पक्का सबको? बढ़िया। C is हाँ, कंटिन्यू। बस C depends on the nature of the substance, its temperature and the condition। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है स्मॉल एस, और C थोड़ा बहुत पैरेलल है उसके, तो C टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये तो समझ में आता है। और उसका क्वांटिटेटिव पार्ट हमको नहीं है, हम कांस्टेंट लेके ही चलते न्यूमेरिकल पे, दिखाया जैसे अभी। पर यहां पे बोला है कि उसकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है C, है ना। S में बात नहीं की थी कंडीशन की, S में बात नहीं की थी कंडीशन की, C में बात कर रहे कंडीशन की। कंडीशन क्या है, गैस की कंडीशन क्या है? गैस की कंडीशन मतलब गैस की स्टेट, गैस की स्थिति क्या है वो? ध्यान इधर, गैस की कंडीशन क्या है? प्रेशर। किस किस को दिमाग में आया था गैस की कंडीशन गैस का प्रेशर है? तो क्या बोल रहे हैं कि जो C है मोलर स्पेसिफिक हीट, ये उसके टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है, उसके प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, और तो और उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है।
प्रेशर कहाँ से आया वो समझ में आया। प्रेशर क्या है, उसकी कंडीशन, उसकी कंडीशन, कंडीशन में और क्या आता है, पीवीटी, इंटरनल एनर्जी, तीनों चीजें आती है। एक्चुअल में 5 चीजें आती है कंडीशन में, पीवीटी, एंट्रोपी, एंथैल्पी। और एंट्रोपी एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है नहीं आपको ज्यादा, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है, पर इसकी बात ज्यादा करते नहीं है हम, क्योंकि बहुत माइन्यूट वेरिएशन होता है। आगे की स्टडी में क्या होता है कि आपको एक डेटा बुक देते हैं कि इस टेम्परेचर पे सी की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि सारी याद नहीं रख सकते ना। जनरल लेते हैं, जैसे वाटर के लिए 4.2 अपन ने केस किया था ऊपर, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, और स्टीम के लिए आई थिंक 2 जाता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, पर एक पूरा टेबल देते हैं आगे के, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे, उसमें से आपको छांटनी रहती कि इस टेम्परेचर पे हम लोग सॉल्व करें तो ये वाली ले। उसको डेटा बुक बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें वैल्यूज लिखी हुई है, जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे देते हैं उसमें वहां पे लिखी हुई है, उसमें से पेज पलट के ढूंढ के लिखनी रहती है बस, और कुछ भी बात नहीं है। तो कंडीशन प्रेशर है मनांश, ये समझ में आ रहा है, कंडीशन टेम्परेचर है ये भी समझ में आ रहा है। देखो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं कि नहीं, तो वॉल्यूम भी तो एक कंडीशन हो सकती है कि मैं डायरेक्टली वॉल्यूम पे देखूं, राइट। प्रैक्टिकली कैसे होगा वो अभी उतनी हैसियत नहीं है हमारी समझने की, कि बड़ा वॉल्यूम हो गया तो कैसे होगा, नहीं है। और कोर्स में तो है ही नहीं दूर दूर तक, यहाँ के छोड़ो, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के कोर्स में नहीं है कि प्रैक्टिकली कैसे सीवी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम बड़ा होने से सीवी कैसे बड़ा हो जाएगा, है ना। तेरा वही क्वेश्चन था कि वॉल्यूम बड़ा होने से सीवी बड़ा कैसे हो जाएगा, या सीवी चेंज कैसे हो जाएगा। बट जो तुमको इनिशियली समझाया था, बहुत सारी चीजें आती है, रेंडमनेस और वो सब, और उसको क्वांटिफाई करना, नंबर में देना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है। चले आगे। मुद्दे की बात क्या है, टेम्परेचर और कंडीशंस दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, इसके लिए बुक में थोड़ा लिख लो, कुछ अंडरलाइन कर लो या कुछ लिख लो, एक आध वर्ड। कंटिन्यू। बस ये कंडीशन क्या करी ने, फिक्स कर दी, और आपको C और S की वैल्यूज बता दी। नहीं, पर कंपैरेटिव आप थोड़ी सी याद रखोगे तो हेल्प मिलेगी, इमेजिनेशन में याद नहीं रखनी है। एल्यूमिनियम की मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी है, और कार्बन की मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी है। मतलब एल्यूमिनियम विल एब्जॉर्ब अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट in comparison to carbon while raising its temperature. कॉपर, लेड, सिल्वर, टंगस्टन, इनकी सबकी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट सेम है, मेटल्स। और अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें, अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो काफी डिफरेंस है। एल्यूमिनियम की काफी ज्यादा है, कॉपर की कम है, लेड की सबसे कम है, सिल्वर की ठीक ठीक है, कॉपर से थोड़ी ही कम है। ठीक है, आगे बोलिए।
For the solid, density. बस कंसिडर अ सॉलिड ऑफ एन एटम्स। एक स्ट्रक्चर ऐसा मान लो, है ना, स्ट्रक्चर हटा देता हूँ और उसकी जगह पार्टिकल्स बना देता हूँ। स्ट्रक्चर हटा देता हूँ, स्ट्रक्चर मान लो, उसकी जगह मैंने सिर्फ पार्टिकल्स बना दिया। बाकी डॉट्स लगा देता हूँ और ऐसा पीछे भी जा रहे हैं पार्टिकल्स। है ना, ये पूरा आपका क्यूबॉइड हो गया। ऐसे पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है, कैपिटल एन, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज कर रहे हैं ना अपन चीजों में, तो अपन अब लिखेंगे कि कैपिटल या स्मॉल, मतलब बोलने में ऐसा बोलेंगे, रीड करने में भी ऐसा रीड करेंगे कैपिटल एन, क्योंकि दोनों लेटर्स यूज कर रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट में बार बार, राइट। तो कैपिटल एन पार्टिकल्स है, ईच वाइब्रेटिंग, सब वाइब्रेट कर रहे हैं। मीन पोजीशन वगैरह क्या होती है वो थोड़ा समझते होंगे आप, नहीं तो बाद में समझाएंगे। ऑल आर वाइब्रेटिंग। एन ऑसिलेटर in one dimension have average energy this, have average energy this, kb into t, kb into t into half का डबल। ये एक एनर्जी होती है दैट इज kb into t, ये ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। इसका जस्टिफिकेशन अगले चैप्टर में मिलेगा। अगला मतलब काइनेटिक थ्योरी, इसका जस्टिफिकेशन अगले चैप्टर में मिलेगा। तो एन ऑसिलेटर या ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन वन डायमेंशन हैज एवरेज एनर्जी के बी इंटू टी। वन डायमेंशन में ऑसिलेशन की एनर्जी कितनी होती है, के बी इंटू टी। थ्री डायमेंशन में कितनी एनर्जी होती है, 3 के बी इंटू टी। इसको लिख लो, याद कर लो, 2 मिनट है आपके पास। का जस्टिफिकेशन अगले चैप्टर में मिलेगा। बता रहे हैं आगे, वैल्यू है वो, अभी के लिए तो याद ही रखनी पड़ेगी। इतना कर लिया। वन डायमेंशन में ऑसिलेशन में एनर्जी कितनी होती है, के बी इंटू टी। पार्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट मैक्रोस्कोपिक में नहीं लगाओगे आप। और 3 डायमेंशन में कितनी एनर्जी होती है, 3 के बी टी। ठीक है, आगे फॉर a mole of solid the total energy is 3 kbt into particles अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके R बन जाते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई होके R पे ना, के बी इंटू एन ए, के बी इंटू एन ए मल्टीप्लाई होके आर बने ना। यहाँ पे कुछ ये लफड़ा लिखा हुआ है, के बी इंटू एन या एन ए एक ही बात है।
ये टी नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे। तो फॉर अ मोल ऑफ सॉलिड द टोटल इंटरनल एनर्जी इज 3RT। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, U इज इक्वल टू 3RT 1 मोल के लिए, क्योंकि Kb इंटू Na R है, क्योंकि Kb इंटू Na R है। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल V नहीं होगा, या नेग्लिजिबल होगा, या नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। तो डेल Q और डेल U बराबर हो जाएंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। मतलब हम CP की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? CP की। CP में डेल U की वैल्यू क्या है? 3RT। तो क्योंकि डेल Q इज इक्वल टू डेल U हो गया कब? प्रेशर कांस्टेंट के लिए। तो डेल Q इज इक्वल टू 3RT। T को उधर भेजो तो डेल Q, या दोनों तरफ T से डिवाइड कर दो, डेल Q अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल U अपॉन डेल T, दैट इज 3R T अपॉन T, T कैंसिल, तो 3R। तो डेल Q अपॉन डेल T कितना आ गया? 3R। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 3R के बराबर। किस चीज के लिए आई? किस चीज के लिए आई? 1 मोल ऑफ सॉलिड के लिए। कंसिडर अ सॉलिड, इधर से चालू किया था ना अपन ने, कंसिडर अ सॉलिड ऑफ n एटम्स ईच वाइब्रेटिंग अबाउट इन मीन पोजीशन। 3 डायमेंशन में 1 मोल की एनर्जी आ गई 3R। ठीक है, इतना 2 बार पढ़ लो और जो लिखा है वो लिख लो। लिख लिया? C की वैल्यू क्या है? 3R 1 मोल के लिए, सॉलिड के 1 मोल के लिए। As table 12.1 shows the experimentally measured values which generally agrees with the predicted value of 3R at ordinary temperature. Carbon is an exception. The agreement is known to break down at lower temperature. ये experimentally values निकाली थी,
आपकी आर की वैल्यू क्या थी 8 पॉइंट समथिंग, उससे 3 गुना कर दो तो ये पार्टिकल्स की एक्सपेरिमेंटली मोलर स्पेसिफिक हीट 1 मोल के लिए आर के 3 गुना आ रही है ऑलमोस्ट और कार्बन की बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। ठीक है, कार्बन की बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। अगर बहुत लो टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो फिर 3R के बराबर वैल्यूज नहीं आती, फिर वो सब्सटेंस के हिसाब से डिफाइन होती है। क्लियर बात? इतना डाइजेस्ट हो रहा है, समझ में आया? वो नहीं बोल रहा हूँ, डाइजेस्ट हो रहा है, ये रिकॉल कर पाओगे? कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो इतना आधा पेज रिकॉल कर पाओगे? ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे फेवरेट लिक्विड वाटर है ना, सबसे फेवरेट गैस, सबसे फेवरेट गैस हाइड्रोजन। साइंटिस्ट का उस पे सारे काम करते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम और वाटर लिक्विड। चलो बढ़िया। Cold in it. बस कैलोरी आजकल यूज़ नहीं करते हैं, पर पहले कैलोरी यूज़ करते थे और कैलोरी की डेफिनेशन है ये, ध्यान रहेगी। कैलोरी की डेफिनेशन है, इस पर लिख दो कैलोरी, डिफाइन कैलोरी, डिफाइन कैलोरी। ठीक है, उसने वैल्यू एक डेल्टी की ले ली। आगे Water. With this variation 0 to 100. बस 0 से अगर फिगर देखो तो डेल्टी, डेल्टी पे डिपेंड कर रहा है क्या चीज गरिमा? डेल्टी पे क्या चीज डिपेंड कर रही है? स्पेसिफिक हीट। कितना डिपेंड कर रही है? अब वाई पे वैल्यूज देखो, 1 के आसपास चल रही है और डेसिमल के तीसरी प्लेस तक जा रही है, तो ये वेरिएशन 1% से भी कम है। दूसरी प्लेस तक जाए तो 1% बोलते हैं, 1 के आसपास चल रही वैल्यू, और दूसरी प्लेस तक जाए तो 1% के आसपास बोलते हैं। ये 1% से भी बहुत कम वेरिएशन है, इसलिए जनरली इसको कंसिडर नहीं करते। किसमें? क्वेश्चंस में, थ्योरी में पूछेंगे तब बता सकते हो। आगे Protein. Different unit. Unit. 186 per kg. 180 joule per. बस इसको अप्रोक्सीमेटली आप 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन बोल सकते हो। एंड द सेम इज द कन्वर्जन फ्रॉम कैलोरी टू जूल्स। ध्यान है क्या? कैलोरी से जूल्स में लाने के लिए भी 4.2 मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे भी वही है, क्योंकि पहले कैलोरीज 1 ग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ किया था, फिर समझ में आया कि डेल्टी का फ़र्क पड़ता है, तो कैलोरी की डेफिनेशन हटा दी, क्योंकि कैलोरी के फिर ये पर्टिकुलर टेम्परेचर बोलना पड़ता, तो कैलोरी की डेफिनेशन हटा दी साइड में और जूल्स इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे Cold mechanics. As the जो अभी बोला मैंने वही है स्टेटमेंट। ऐसा
मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो डेफिनेशन थी वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट था। मैकेनिकल इक्विवेलेंट मतलब मैकेनिकल मतलब वर्क डन। मैकेनिकल इक्विवेलेंट किसी भी एनर्जी का मैकेनिकल इक्विवेलेंट मतलब वर्क डन। किसी भी एनर्जी का मैकेनिकल इक्विवेलेंट मतलब वर्क डन। तो हीट को जब वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट के थ्रू डिफाइन करते हैं, जो जैसा ऊपर करा है। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बस ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको पढ़ो। पढ़ा। मैं जब सी वी बोलता हूँ और सी पी बोलता हूँ, सी पी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर स्टेट वेरिएबल है, पाथ मतलब स्टेट वाली चीज बता रहा हूँ या पाथ वाली चीज बता रहा हूँ? पाथ वाली चीज बता रहा हूँ ना। स्टेट में तो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा ही हमेशा, सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। पाथ बता रहा हूँ ना कि मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ जिसमें कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब वी और टी को आपस में चेंज कर रहा हूँ, या वी टी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क मतलब फर्स्ट लॉ के हिसाब से तीनों में चेंज कर रहा हूँ, पर पाथ मेरा प्रोसेस मेरी कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आएगी। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस करूं तो दूसरी वैल्यू आएगी। जैसे मैंने गैस ले लिया या सॉलिड ले लिया, एक अमाउंट ले लिया, उसको मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से चेंज करूं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के थ्रू तो अलग वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के थ्रू चेंज करूं तो अलग वैल्यू आएगी। दोनों का मैं 14.5 से 15.5 ही कर रहा हूँ, 1 डिग्री ही चेंज कर रहा हूँ उसी स्टार्टिंग पॉइंट से। बट अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के थ्रू कर रहा हूँ तो वैल्यू अलग आएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के थ्रू कर रहा हूँ तो वैल्यू अलग आएगी। ये प्रेशर और वॉल्यूम का फर्क कहां पे पड़ता है? मेजॉरिटी गैसेस पे। प्रेशर और वॉल्यूम का फर्क मेजॉरिटी किस पे पड़ता है? गैसेस पे। तो गैसेस में ऐसा होगा कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट आ जाते हैं, और वही अब आगे देखने वाले हैं। ये अंडरलाइन कर लिया आपने? नहीं तो यही कंडीशन यही सोच में रहोगे कि भाई सीपी अलग क्यों है, सीवी अलग क्यों है। तो इन्होंने 2 अलग स्पेसिफिक हीट डिफाइन की, ऐसे 5 होगी, जितनी प्रोसेस है वो सबकी होगी, बट 2 का ही काम रहता है। यहां पे भी ग्रेजुएशन लेवल पे भी 2 का ही काम रहता है मेजॉरिटी, सीपी और सीवी। नहीं तो हर इंटरनल हर स्टेट वेरिएबल के लिए सी बनेगा, हर स्टेट वेरिएबल के लिए सी बनेगा, हर स्टेट वेरिएबल के लिए सी बनेगा। उसको कांस्टेंट रख के प्रोसेस करो, पर वो क्या अलग अलग आती है, मतलब किसी की 0 आ रही है, किसी को नॉट डिफाइंड आ रही है। तो यही 2 ज्यादा बात करते हैं ये 2 की। किया चैप्टर समझ में आ रहा है? अब सीपी और सीवी में सिंपल सा रिलेशन है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। तो आपको क्वेश्चन में कभी सीवी दे दे और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात कर ले तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप सीपी निकाल के यूज करोगे, सीवी नहीं डाल दोगे उसमें। समझ लो, क्वेश्चंस में और क्लियर होगा क्या हुआ। ऐसा स्माइल जब आता है जब कुछ समझ में नहीं आता है। आ रहा है?
और ये भी एक आइडियल गैस के लिए डिफाइंड है, वेयर Cp एंड Cv आर सच एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. टू प्रूव द रिलेशन वी बिगिन विद द इक्वेशन दिस. कौन सी इक्वेशन है ये? फर्स्ट लॉ. टू प्रूव द रिलेशन वी बिगिन विद द इक्वेशन दिस. If Q is absorbed at constant volume, मतलब क्या डिफाइन करने वाले हैं? CV. If Q is absorbed at constant volume, then CV is equals to del Q by del T. और ये नीचे V लगा दिया ना, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रही है. प्रोसेस के बारे में आगे डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से. अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि डिनोट कैसे करेंगे चीज़ों को. V लगा दिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रही है. या डेल क्यू, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो डेल डब्ल्यू जीरो रहेगा. तो जो फर्स्ट लॉ है आपका उसमें पी डेल वी जीरो हो जाएगा. तो डेल क्यू की जगह डेल यू भी लिख सकते हैं. तो डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो सीवी को ऐसे डिफाइन करा. इन द अदर हैंड, इफ डेल क्यू इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा है, कांस्टेंट प्रेशर पे करा है. अगर कांस्टेंट प्रेशर पे वो डिफाइन होगा तो डेल क्यू बाय डेल टी एट पी. अब यहां पे जो डेल यू रहेगा वो रहेगा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू. तो डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. और डेल डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो? पी डेल वी. बोलो हाँ या ना. यहां पे बोलो हाँ या ना. इस पार्ट पे पक्का? ना वाले भी बोलो. डेल डब्ल्यू गरिमा, डेल डब्ल्यू पी डेल वी होता है, ये समझ में आता है? नहीं. डब्ल्यू या डेल डब्ल्यू एफ इंटू एस होता है, ये समझ में आता है? एफ अपॉन एरिया और इंटू एरिया अगर मैं कर दूं तो कोई दिक्कत है? ऊपर नीचे एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों करा वो अलग बात है, कर दिया मैथमेटिकली, कोई दिक्कत. एफ अपॉन एरिया को तू क्या बोलेगी? स्ट्रेस, या गैस में बात करें तो प्रेशर. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रेशर. और डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम, है ना. इसको ऐसे समझो, एक पिस्टन है आपका और एक सिलेंडर है आपका और एक पिस्टन है. पिस्टन अगर एस आगे जाता है और इसका एरिया ए है, तो जितना आगे जा रहा है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल वी आ जाएगा. डेल वी आ जाएगा? नहीं. बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, ये समझ में आता है? सिलेंडर का एरिया क्या होता है? बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच. बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है. आपको जो अलग अलग फॉर्मूलेज बताते हैं ना एरिया और वॉल्यूम के, वो ठीक है, वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए. कॉन्सेप्ट क्या है वॉल्यूम का? बेस एरिया इंटू हाइट, एक सिमेट्रिकल चीज के लिए. तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इंटू ए करता हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हाइट जैसा हो गया, लेंथ जैसा हो गया, तो वॉल्यूम आता है. तो ये फॉर्मूला समझ में आता है? यही लिखा है मैंने यहाँ पे. इसको आगे करते हुए ये जो डेल क्यू था राइट हैंड साइड, ये था अपना. तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, डेल क्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए ये लिख दिया डेल यू और पी डेल वी. अब पी क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया मैंने. तो ये रिलेट कर पा रहे हो दोनों को सब लोग? तो Cp आपका आ गया डेल यू अपॉन डेल टी एट P प्लस P डेल वी अपॉन डेल टी एट P, और Cv आ गया डेल यू अपॉन डेल टी.
आगे बोलूं, द सबस्क्रिप्ट P can be dropped from the first term since U is for an ideal gas depends only on temperature. Now for 1 mole of an ideal gas, 1 मोल के लिए लिख सकते हैं PV is equals to RT. 1 मोल के लिए लिख सकते हैं PV is equals to RT, which gives, ये टेम्परेचर इधर लिया है, ये टेम्परेचर इधर शिफ्ट कर दिया तो हो गया P del V by del T is equals to R. Equation 9 to 11 give desired relation. Equation 8. आपने क्या करा था, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R करने की कोशिश कर रहे थे, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R करने की कोशिश कर रहे थे. ये आपका Cp है, ये आपका Cp है, ये आपका Cv है. दोनों को माइनस करोगे तो ये बचेगा, और ये किसके बराबर है, R के बराबर. समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप लिखी नहीं उनने, वो लिखोगे तो एक पूरा पेज भर जाएगा. समझ में आ रहा है? क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट लॉ लिया, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने Cv और Cp को डिफाइन करा. फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने Cv और Cp को डिफाइन करा. यहाँ पे ये चीज़ यूज हुई थी, इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्वियस चीज़ है. और फिर Cv और Cp को डिफाइन करा तो दोनों को सबस्ट्रैक्ट करा, और सबस्ट्रैक्ट करने के बाद वो सबस्ट्रैक्शन को सब्स्टिट्यूट करा किससे, हमारी गैस इक्वेशन से, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखी थी. हमारी गैस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करा. ये 4 पॉइंट्स लिख लो, ये डेरिवेशन आ जाता है कि प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R. 4 पॉइंट्स लिख लो. ये क्या बुक में लिख रहा हूं तो बुक में लिखते जा, पर भरी हुई होनी चाहिए बुक पूरी. वेरी गुड. ये 4 पॉइंट्स का एक नोट बना ले, ये चीज का. इतना समझ में आया? इतनी हंसी क्यों आ